This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः श्रावण शुद्ध चतुर्दशी एवं पौर्णिमा च राखे पौर्णिमा इति लोके दिनांक 11 ऑगस्ट 2022 रसरत्न समुच्चय मूढगर्भचिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो मूढ़गर्भा के बारे में बहस चल रही थी। बीजं करंच संजातं कुलत्थ तुलसी जटा दुग्धे पिष्ट्वा विलिप्याथ नाभिपत्करलेपतः। हाँ, नाभिपत्करलेपतः सुरया वा अन्य निर्मोकैः सम्यग् योनि प्रधूपनात् सुखं सूते वधूर्मूर्ध्नि स्नुक्पयः क्ष्णैपणादपि। तो करंज का बीज कपित्थ तुलसी जटा, कपित्थ और तुलसी की जटा दुग्धे पिष्ट्वा मरीक्ष्या विलिप्याथ नाभि पत्कर लेपतः, दूध में पीसकर नाभि पत्कर इनका लेप करना, नाभि और हाथ पांव इसे यहाँ पे लेप करना। सुरया व अन्य निर्मोकैः सम्यग् योनि प्रधूपनात् अथवा सांप की तुरा के साथ पीसकर तथा आग पर जलाकर योनि में धूपन देने से सुखपूर्वक प्रसव होता है। सुरया का यहाँ पे मतलब नहीं किया है ना। तो सुरया का संबंध इन्होंने पहले लेप से लिया है या उसका भाषांतर ही नहीं किया। अहि निर्मोक ही सम्यक दोहनी योनि प्रधूपना
तो सांप की जो छाल होती है उसका धूपन योनि में करने से, और सुरयावा नहीं तो सुरा का लेप सिर्फ नाभि वगैरह में करे तो ये भी एक बात हो सकती है इस प्रकार से। सुखप्रसवार्थम हलिनी प्रयोग। हलिनी मूलिका नाभि गुह्या गुह्यबस्ति प्रलेपिता विशल्यां कुरुते नारीं श्वेतपुष्पा च साक्षणात्। हलिनी मूलिका, हलिनी श्वेत पुष्प कलिहारी की जड़ को पीसकर गुह्य प्रदेश योनि में बस्ती तथा नाभि प्रदेश में लेप करने से शीघ्र ही स्त्री विशल्य कर देता है, अर्थात सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। अथवा श्वेत अपराजिता का मूल पीसकर योनि बस्ती तथा नाभि प्रदेश में लेप करने से सुखपूर्वक प्रसव होता है। तो लांगली या कलिहारी तो इसके लिए फेमस है, और अभी जो पिटोसिन बनता है वो भी इसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और श्वेत पुष्पा, श्वेतगिरी कर्णिका या अपराजिता, ये भी इस प्रकार के योनि गुह्य प्रदेश में लेप करने से सुख प्रसव हो जाएगा। अभी फिर से मैंने सुना कि विदेशों में तो प्रचलन में आ रहा है मिडवाइफरी, ये जो है वो कि घर में इस प्रकार की औरतों को बुलाना और घर पे ही डिलीवरी कराना, और अगर बहुत ही जरूरत होती है तो ही अस्पताल में दाखिल करना, ये फिर से प्रचलन विदेशों में आ रहा है। अभी ब्राजील में भी सोनाली शिंदे ने कहा कि वहां भी ये काफी प्रचलन में है, घर पे ही डिलीवरी ज्यादा होती है इस प्रकार से। तो ये अच्छी बात है। भारत में कब शुरू होगा मालूम नहीं, अब ये भारत में भी शुरू करने वाले हैं ऐसा सुना है इस प्रकार से। तो वहां अगर इस प्रकार के मूढ़ गर्भ हो जाते हैं तो शायद इन सभी बातों का ध्यान रखे और पहले वो कोशिश करे डॉक्टर के पास जाने के बजाय, और अगर जरूरत पड़ती है तो ही सिजेरियन करवाना है, नहीं तो नहीं करवाना, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। दूसरी बात ऐसी है कि सूतिकागार जो इन्होंने बताया है, सुश्रुत संहिता में विस्तार से बताया है, उसका निर्माण अगर हम करते हैं और शायद वहां एक ऑपरेशन थिएटर भी उसके साथ में जुड़ा हो, तो प्राच्यैव नवान मासात सूतिका गृहम आश्रयेत, वाग्भट का कहना है। तो 9 महीने शुरू होने से पहले ही 8वें महीने के अंत में ही शायद सूतिकागार में उसको प्रवेश कराए। और तत्रो दीक्षित सा सूतिका परिवारिता, तो फिर वहां रह के अन्य सूतिकाओं से परिवारित वो वहां पे राह देखती रहे कि सूतिका प्रसव कब होगा, इस प्रकार से। और इसका रक्षा विधान वगैरह जो ग्रंथों में बताया है उस तरीके से अगर रखते हैं और 100 महीना तक उसको वहीं पे रहना है प्रसूति के बाद, ये भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। काफी अमीर लोग हैं जो खर्च करना चाहते हैं, और वैसे सिजेरियन सेक्शन में तो खर्चा होता ही है, वो एक अलग बात इस प्रकार की रही। लेकिन 1 या 2 ही बच्चे होने वाले हैं तो ये अभी ये सब प्रेशियस प्रेगनेंसीज हो गई है, और उम्र भी काफी बढ़ गई है। 28-29 तो कब के क्रॉस कर चुके हैं, अभी 30 के पहले गर्भधारणा ही नहीं की जाती, और फिर 35 के ऊपर अगर चले जाते हैं तो फिर काफी IUI IVF वगैरह सबका जिक्र चलता रहता है। तो ऐसे हालातों में प्रेशियस प्रेगनेंसी अगर इस प्रकार की है तो उसको सूतिकागार में अगर रखेंगे, और ये धूपन वगैरह बाकी जो चीजें होती है वो अच्छे तरीके से अगर
रहेगी। तो वैसे भी अभी अमीर लोगों की बात छोड़ो, उनके पास तो जगह होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज होने के कारण और घर छोटा होने के कारण बहुत सारे मिडिल क्लास में भी, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इसमें भी अभी जगह कम रहती है। और जो नियमित रूप से अच्छी तरीके से मालिश होना, अभ्यंग होना, ये जो बात होनी है वो घर पे उतनी अच्छी नहीं बनती, एक बात। और जो मसाज करने के लिए औरतें आती हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग नहीं होता। वो जनरली घर में काम करने वाली औरतें रहती है, और वो जिस तरीके से उनको मालूम है उस प्रकार से मसाज करते हैं। तो बिल्कुल मसाज न होने के बजाय ये बेहतर है कि इस प्रकार से कुछ हो। लेकिन अगर ट्रेंड इस प्रकार के मसाजिस्ट होंगे तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो मैं मानता हूं कि ये अच्छी शुरुआत होगी। अगर मिडवाइफरी की भी शुरुआत होती है, घर पे डिलीवरी होनी है, ऐसा अगर होता है, तो उसके साथ में ये भी बात अगर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। यष्टिलुंग जटा पिष्टा पीता सूति करी ध्रुवम। यष्टि और लुंग जटा एक अलग अलग बताया है हिंदी में, ये एक ही बताया है। मुलेठी तथा बिजोरा नींबू की जड़ को शीतल जल के साथ पीसकर पान करने से सुख प्रसव होता है। तो ये आसान है थोड़ा सा कि यष्टि मधु की जड़ या फिर मातुलुंग की जड़ वो पानी में पीस कर उसका पान करवाना। तो मैं मानता हूं कि ये इन सभी बारे में हमें सोचना है कि हम कैसे इसको व्यवहार में लाए इस प्रकार से। और फिर जहां तक हो सके मूढ़ गर्भा की चिकित्सा भली भांति अगर घर पे होती है तो ज्यादा अच्छा होगा। लांगली मधु सिंधुथैर योनिलेपात स्रवेद वधूः। तो लांगली मधु और सिंधुत्थ सैंधव इसका योनि में लेप करने से ये तो लांगली का काफी प्रचलन है। और अभी लांगली की खेती होती है। ये जो औषधि वनस्पति होते हैं उनका फार्मिंग जो है, इसमें लांगली को खरीदने वाले निश्चित रूप से फार्मेसी वाले लोग हैं, तो उनसे टाइप करके लांगली का करते हैं। तो ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। मातुलुंग्याच मूले च रंभाया वा कटिस्थिते। तो मातुलुंग और रंभा मूल, बिजोरी नींबू या केला की जड़ का प्रयोग। बिजोरी नींबू की जड़ तथा केला की जड़ को प्रसवोन्मुखी स्त्री के कटी प्रदेश में बांधने से सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। तो ये भी आसान है। तो केवल कटी में बांधना इस प्रकार का है। तो रंभा मूल भी आसानी से मिलना चाहिए। मातुलुंग जहां पे मिलेगा वहां तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ मागधी कुष्ठ गोलोमी मिशिका मिशिकल्कितः निरूह स्नेह पटयुक जरायुम पातयेत तराम। तो अभी जरायु पातन के लिए है। सिद्धार्थ मागधी कुष्ठ गोलोमी मिशी कल्कितः, इनका कल्क निरोहा स्नेह पटयुक्त, काढ़ा किसका बनाना है नहीं बताया, और स्नेह और लवण युक्त इस प्रकार का निरूह जरायु का पातन करवाता है।
सरसों, पीपर, कूठ, गोलोमी, श्वेतदुर्वा या वाराही कंद। गोलोमी मेरे ख्याल में वचा का भी एक पर्याय है। तथा सौंफ, इन सब संभाग इन सबों को कब्र के क्वाथ में स्नेह, तैलघृत तथा सेंधा नमक मिलाकर निरोह बस्ती देने से जरायु के अच्छी तरह गिरा देता है। लेकिन यहाँ तो कल्कितः ऐसा बताया है, तो इसका कल्क देना है। शायद इसी का क्वाथ बना के उसी में उसी का कल्क डाले, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और गोलोमी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। गोलोमी वचा पर्याय है, यस। तो मुझे थोड़ा याद है, तो यहाँ गोलोमी का मतलब वचा होना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। सिद्धम सिद्धार्थकं तैलम पायो वा स्मरमंदिरे अनुवासनतः शीघ्रम अपराम पातये ध्रुवम। तो सिद्धार्थ का तैल इस प्रकार का। पूर्वोक्त सरसों, पीपर, श्वेत दुर्वा तथा शोफ संभग इन सबके कलकों को के साथ विधिवत सिद्ध सरसों का तेल योनि तथा गुद में अनुवासन बस्ती में देने से शीघ्र ही जरायु को गिरा देता है। पायो व स्वर मंदिरे, तो स्वर मंदिर ये तो योनि का होगा नाम। अनुवासनतः शीघ्रम अपराम पाते ध्रुवम, दुर्वाहेपणा है या। लेकिन मुझे अभी लगता है कि यहाँ शायद वचा ज्यादा अच्छा काम करेगी अपरापातन के लिए, ये अगर करना है तो। सूतिका चिकित्सा। कोरंटक कुलत्थंच सर्वैरेवैः श्रुतं जलम युक्तं शर्करया पीतं सूति शूलज्वरापहम। कोरंटक तो पीत पुष्प कटसरैया, तो सहचर है कोरंटक का मतलब कि जड़ और कुलत्थ दोनों का विधिवत बना हुआ क्वाथ बनाकर मिलाकर पान करने से सूतिका के सब रोग तथा ज्वर को दूर करता है। सूति शूल ज्वरापहम, मैं शूल का ट्रांसलेशन किया ही नहीं है। तो सहचर और कुलत्थ इनका क्वाथ ये भी आसान है वैसे। कई बार ऐसा होता है कि वातव्याधि होता है और फिर उसका कारण क्या है, कब से शुरू हुआ, ये देखते हैं। तो सूतिका से जुड़ा पाया जाता है कि सूतिका अवस्था में शुरुआत हुई और फिर सूतिकावात के लिए लक्ष्मी नारायण रस ज्यादा अच्छा है। तो दातार गुरुजी ने तो उसको उठा लिया, लक्ष्मी नारायण, टंकण और गिरीश, ये ज्वरग्न योग बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सूतिका के रोगों के लिए ये लक्ष्मी नारायण अच्छा काम करता है। तो उस समय अगर ये वातव्याधि की शुरुआत हुई है तो लक्ष्मी नारायण रस एक बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो ये भी कुलत्थ और सहचर ये भी कर सकते हैं। लोहखंडयुतं पंचमूलिका साधितं जलम नाशयत सूतिका रोगान सवातान विविधान खलु। लोहखंडयुतं पंचमूलिका साधितं जलम, पंचमूलिका कौन सी है? महद इति ज्ञातव्यम। ओके, तो महद पंचमूल और लोह खंड युक्त इसका सिद्ध जल सभी प्रकार के
सूती का रोग सुवाता और विविध उनका नाश करता है। तो बृहत पंचमूल विधिवत निर्मित क्वाथ में प्रथम लोहे को 7 बार बुझाकर तथा छानकर पान करने से अनेक प्रकार के दूषित सूतिका रोग तथा विविध प्रकार के वात रोग को नष्ट करता है। तो लोहखंड युक्त से सिद्ध करने के लिए वो गर्म करना और उसमें डुबो देना, इस प्रकार से 7 बार करना उस काढ़े में, ये बृहत पंचमूल के काढ़े में ये विधि बताया है। तो ये भी अच्छा है वास्तव में। मुनिम्ब निम्ब भद्राश्व गंध सप्तच्छद त्वचा तैलम पचेत तदभ्यंगात सूतिका सर्वरोगनुत। भूनिम्ब निम्ब भद्र अश्वगंध सप्तच्छद की त्वचा, इसका तेल सिद्ध करना है। सूतिका सर्वरोगनुत। हाँ, ये भी सिंपल है। भूनिम्ब निम्ब की छाल, नागरमोथा अश्वगंधा, भद्र का इन्होंने मुस्ता किया है, तथा सप्तकर्ण की छाल संभाग इन सबों के स्कल्क के साथ विधिवत तेल सिद्ध करें। यह तेल अभ्यंग करने से सूतिका के सभी रोगों को नष्ट करता है। भद्र का मैंने देवदार सोचा था। भद्र मुस्तक, यहाँ पे भी भद्रा प्रसारिणी, वाह। भद्र दारू जो है वो सेव देवदार है। ठीक है, तो भद्र का मुस्ता या प्रसारिणी कर सकते हैं। तो ये भी आसान है अभ्यंग के लिए। अंजलि द्वितीये तोये कंस मात्र पयोन्विते। हाँ, ही अशी सारखी सारखी नावं आहेत, तर त्याचं काहीतरी चेंज करायला पाहिजे, त्यांना अर्थ लागत नाही। मुश्किल है बताना। जहाँ जहाँ एक वनस्पति के या अनेक वनस्पतियों का पर्याय एक नाम से है, वहां संदिग्धावस्था हो सकती है। तो उसमें समाधान कैसे किया जाए? अगर टीकाओं में कुछ मिलता है तो वो बेटर ऑप्शन है, या हिंदी भाषांतर वगैरह इस प्रकार में अगर कुछ बताया जाता है तो वो भी एक बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। फिर भी थोड़ा संदेह रह सकता है। नहीं, वो तो बताना मुश्किल है। तुल्यार्ध शर्करान् दत्वा गुडुपाके कृते क्षिपेत् एलारिंगणिका वेल्लव्योषजीरक दीप्यकान् भृंगं लवंगं बोलं च प्रत्येकं च फलं फलं मिषिपञ्चफला धान्यं फलत्रयमितं तथा शुण्ठीमष्टफलां सम्यक् विचूर्ण परिमिश्रयेत्। एषा सौभाग्यशुण्ठी इति शम्भुदेवेन कीर्तिता, सेविता हन्ति सूताया ज्वरं रोगमनेकधा। प्लिहानं मलबन्धं च पाण्डुगुल्मा रुचिस्तथा कासश्वासकृमीन् अग्नि मान्द्यादिकगदांस्तथा कायाग्निजननं ह्येतत् सूतिका सूतमुच्यते, सूतिका अमृतमुच्यते। सूतिका अमृतमुच्यते। तो ये सौभाग्य शुंठी है, ये प्रचलन में है, बाजार में मिलता भी है। तो देखने की कोशिश करते हैं। जल 2 अंजलि, दूध 1 कंस 4 किलो तथा चीनी आधा तुला 2.5 किलो, इन सबों को आग पर चढ़ाए। गुड़पाक हो जाने पर उसमें इलायची के
इलायची, केवटी, मोथा, वायविडंग, व्योश, अजवायन, भृंगराज, लवंग, बोल, एक पल, सौंफ का चूर्ण 5 पल, धनिया का चूर्ण 5 ग्राम। 5 ग्राम कैसे क्या है यहाँ पे? धान्यम फलत्रयमितं शुंठिम अष्टपलाम। जैसे पल ही है, मिश्री पंचपला, धान्यम फलत्रयमितं, धान्य 3 पल, इस प्रकार से। ये नीचे भाषांतर में गड़बड़ है कुछ। इन सबों का एकत्र खरल में घोट कर चाशनी में मिलाकर कलशूल से चला दे। यह सौभाग्य शुंठी है तथा शंकर की कही हुई है। यह सौभाग्य शुंठी सेवन करने से प्रसूता के अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करती है। प्लीहा, मलबंध, पांडुरोग, गुल्म रोग, अरुचि, कास, श्वास, कृमि रोग, मंदाग्नि आदि को नष्ट करती है और जाठराग्नि को बढ़ाती है। इसको प्रसूति का अमृत कहते हैं। तो मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रचलन है सौभाग्य शुंठी का। महाराष्ट्र में भी है, लेकिन काफी कम मात्रा में इस प्रकार का दिखता है। तो इनको प्रचलन में लाना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अभी मेरे मन में जो फार्मेसी कंपनी का रोल है, वो अभी रोगियों के लिए या रोगों के लिए है। वो बदल कर सामान्य लोगों के लिए, जो किसी रोग से ग्रस्त इस प्रकार से नहीं है, उनके लिए अगर करेंगे तो अंतिमतः फार्मेसी जो स्थापित हुई है वो पैसा कमाने के लिए स्थापित हुई है। और अगर आयुर्वेद का इतिहास देखेंगे, खास करके केरल या महाराष्ट्र में भी, तो सभी जो अच्छे वैद्य रहे, उन्होंने पहले क्या किया, तो पहले फार्मेसी खुलवाई। आर्य वैद्यशाला, आर्य वैद्य फार्मेसी, ये केरल में प्रचलन में आई। और महाराष्ट्र में यहाँ दूध पापेश्वर थी या अफाली, ये शूज का पहला नाम जा था। आयुर्वेद सेवा संघ, ये भी इसी प्रकार के फार्मेसी से शुरुआत हुई है। और फिर उसके साथ में ओपीडीज और आईपीडीज बढ़ती रही, और अच्छे दवाइयाँ हाथ में होने के कारण रिजल्ट्स बढ़ने लगे। और फार्मेसी ने ही उस सब जमाने में आयुर्वेद को सपोर्ट किया, क्योंकि ग्रांट तो नहीं थी और अध्यापकों को तनख्वाह भी नहीं दे पाते थे। मुझे मालूम है कि अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में 1 रुपए की तनख्वाह पर लोग पढ़ाने के लिए आते थे। हर एक की अपनी अपनी प्रैक्टिस होती थी और उसी से पैसा कमा लेते थे। पढ़ाना ये केवल एक उनका कर्तव्य है, ये मानकर उस जमाने में पढ़ाने के लिए आते थे। और फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी पढ़ाने की। और अस्पताल जो चलता था वो फार्मेसी के जरिए चलता था, क्योंकि रोगियों से भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब जब प्राइवेट प्रैक्टिसेस बढ़ने लगी इसके साथ में, तो आमदनी और बढ़ने लगी इस प्रकार से। फिर भी आज भी आयुर्वेद में अस्पताल की कमी है, और जो कॉलेज से जुड़े अस्पताल है वहाँ आयुर्वेद नहीं रहा है, वहाँ सब एलोपैथी हो गई है इस प्रकार से। और फार्मेसी का रोल भी काफी कम हो गया, वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स में अभी है। अस्पताल से जुड़े फार्मेसी में ज्यादा रोल नहीं है, सिवाय केरल में तो यह है ये प्रचलन इस प्रकार से। लेकिन इन सभी का रुख फिर भी रोगों के लिए या रोगियों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। तो हेल्थ बूस्ट करने वाले इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का अगर निर्माण होता है, तो इनकी संख्या ज्यादा है, जो इस प्रकार के स्वस्थ कहे जाते हैं, जो रोगियों से ग्रस्त इस प्रकार के नहीं है। तो शायद अभ्यंगा का तेल हो, केश का तेल हो इस प्रकार से, या फिर विभिन्न
हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह इस प्रकार के हो, या च्यवनप्राश वगैरह प्रकार के रसायन औषधियां हो, दंतमंजन हो, तो ये सभी जो चीजें है, ये चीजें आम लोगों के लिए फायदे की है। अब विदेशी कंपनियों ने इसके बारे में काफी फायदा उठाया। यहाँ जो घरेलू प्रोडक्ट्स हर रोज में प्रयोग करने हैं, वो शायद शेविंग क्रीम हो, शायद टूथब्रश हो, चाहे टूथपेस्ट हो, या पाउडर लगाना है, ये सभी विदेशियों के हाथ में है और सभी पैसा बाहर जा रहा है। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सभी विश्व भर में फैली हुई इस प्रकार की है। उसको चुनौती पहले बार रामदेव जी बाबा ने दे दी और ये दंतकांति से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लाई, बिस्किट्स लाए इस प्रकार से कि ये स्वदेशी के रूप में उन्होंने उसका प्रचलन बढ़ाया। और सबसे कम दाम में या एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा खर्चा न करते हुए केवल स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने टक्कर दे दी इन सभी कोलगेट वगैरह वाले जो विदेशी कंपनियां हैं, उन सभी को टक्कर दे दी। अभी काफी प्रचलन इस प्रकार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का है, फिर भी वो उनकी अपेक्षा से काफी कम है। तो अगर फार्मेसी को मुनाफा कमाना है तो इस प्रकार के प्रोडक्ट के जरिए मुनाफा कमाना होगा और रोगियों के लिए सस्ते दाम पर या वाजबी दाम पर अगर दवाइयां बेचेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें सौभाग्य शुंठी का भी प्रचलन हो सकता है कि प्रसूत होने वाली बहुत सारी औरतें हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करना है इस प्रकार से। वैसे शतावरी कल्प का प्रचलन है ले लेने का प्रसूति होने के बाद दूध बढ़ाने के हिसाब से, लेकिन ये सौभाग्य शुंठी जैसे या फिर बाकी जो योग इस प्रकार के होंगे, उनका अगर प्रचलन बढ़ाते हैं, मेध्य रसायन का प्रचलन बढ़ाते हैं बच्चों के हिसाब से इस प्रकार से शतावरी कल्प हो या अन्य इस प्रकार के कोई कल्प किया जाए। एरंड तेल आवी येत नसतील तेव्हा दिले तर आवी येण्यास सुरुवात होते आणि सुखप्रसव होतो, असे 3-4 रुग्णांमध्ये पाहिले आहे सर। अच्छी बात है। तो पहले में मैंने जो सुना था वो निरोह दे देते थे। जैसे ही उपस्थित प्रसवा रुग्णालय में आती है तो पहले निरोह ही देते थे। तो निरीह होने से ये आवी बढ़ते थे और फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते थे। एक बार मल निकल गया तो वायु का अनुलोमन होना शुरू होता है और फिर काफी अच्छा उसका परिणाम होता है। यह एरंडी का तेल भी पिलाते थे उस समय में कि पहले कोष्ठ शुद्धि करवाते थे और फिर उसके बाद में ये प्रसूति आसानी से होती थी। शतावरी कल्पने सगळ्या सूतिकामध्ये स्तन प्रवर्तन होत नाही, प्रवृत्ति होत नाही, ये तो है। अभी मालूम नहीं है कि शतावरी एक ही लोगों को मालूम है, वैसे स्तन्य जनन इस प्रकार का गण भी है और उसको ज्यादा मात्रा में प्रयोग में नहीं लाया जाता। या पद्मकादि गण जो है स्तन्य कलाघन तीर्ण पित्तम प्रीणन जीवन ब्रूहण वृष्या, ये भी नहीं हो रहा। वात्सल्य नाम के एक टैबलेट है जो हिमालय की है शायद मेरे ख्याल में, और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं ऐसा लोगों का कहना है, तो उससे स्तन्य प्रवर्तन होता है। अर्थात इसमें मानसिक भावों का भी संबंध ज्यादा रहता है और सचमुच वात्सल्य होना ये जरूरी है। ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया है। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था कि उसकी माँ नहीं थी और डिलीवरी तो हुई, बच्चा हो गया, लेकिन उसको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं माँ बन गई हूँ और
मुझे इस बच्चे से लगाव है इस प्रकार से। तो मैंने उसको काउंसलर के पास भेजा था। और वो काउंसलर काफी परिपक्व औरत, इस प्रकार की 50 के ऊपर वाले उम्र थी वाली थी। और उसने क्या सुझाव दिया, कैसे काउंसलिंग किया मालूम नहीं, लेकिन एक 2-3 सीटिंग में ही वो ठीक हो गई और फिर दूध भी बढ़ने लगा और अच्छी तरीके से उसने स्तनपान करवाया। तो मैंने जब काउंसलर से पूछा कि तुमने ऐसा क्या बताया, दोन्ही आले. हाँ दूध दोन्ही आले. बहुतेक असतील, एक तरी नक्की आलाय। हा. तो उसने मुझे बताया कि उसकी माँ नहीं है, वो बहुत बचपन में ही चल गई है और जो चीजें एक माँ अपनी लड़की को बताती है वो उसके सुनने में नहीं आई। ये सास ये भूमिका नहीं निभा सकती और वही उसने किया, एक माँ का रोल किया और फिर वो आश्वस्त हो गई। तो ये भी काफी अजीब अनुभव है कि ये कैसा हो सकता है कि मैं माँ बन गई हूँ, ये भी उसको महसूस नहीं हो रहा था और फिर स्तन्य प्रवर्तन नहीं हो रहा था इस प्रकार के। स्रोतोरोध किंवा मानस कारणे असतील तर शतावरीचा उपयोग फारसा होत नाही. रसपाचक, कार्पास मुलासो एक्सेट्राचा चांगला उपयोग होतो. कार्पास मुलासो मैंने नहीं प्रयोग किया है इसके लिए, लेकिन ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अभी कार्पास के बारे में थोड़ा जागरूक रहना आवश्यक होगा क्योंकि अभी का कार्पास जो है वो बीटी कॉटन है, तो उसके और आगे परिणाम क्या होंगे ये थोड़ा सोचने की बात। इस प्रकार अभी सुभाष पालेकर जी फिर से प्रयास कर रहे हैं कार्पास की ओरिजिनल वैरायटी जो है वो लाने में, और वैसे भी जिस कारण के लिए ये कार्पास का बीटी करवा दिया था वो व्यर्थ रहा, क्योंकि वो बोंडाली करके जो कहते हैं उसका प्रादुर्भाव फिर भी इसमें हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में भी हुआ। तो ये बड़ा सदमा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वालों को। लेकिन हमारे लिए अच्छा है कि फिर से लोग कार्पास की तरफ, देसी कार्पास की तरफ मुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि इस प्रकार के जो योग आम जनता के लिए प्रयोग में लाए जा सकते। गर्भिणी परिचर्या में अगर ये मासानुमासिक कषाय या कल्प उपलब्ध होते हैं या गर्भिणी छर्दी वगैरह के लिए कुछ कल्प इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं, बच्चों की दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए या फिर उनकी पुष्टि के लिए शतावरी वगैरह इसका प्रयोग अगर प्रचलन में आता है, च्यवनप्राश का प्रयोग आता है, बाकी भी इस प्रकार के अवले हैं जो रसायन के हैसियत से प्रयोग में लाएंगे, तो ये रुख बदल जाएगा। और फिर इसके लिए तो विज्ञापन वगैरह हो सकते हैं। एक बार मुझसे पूछा गया था कि उद्वर्तन का प्रचलन क्यों नहीं है और साबुन का इतना प्रचलन है, तो मैंने कहा कि उसकी जो एडवर्टाइजिंग होती है और इसकी नहीं होती, यही कारण है। जिसकी एडवर्टाइजिंग होगी वही बिकेगा, बिना एडवर्टाइज अच्छी कंसेप्ट भी नहीं चलती है इस प्रकार से। अभी मेरी जो मुलाकात ये प्रसारण इंटरनेट रेडियो पे हुई है, रिकॉर्ड की गई थी और वो चल रही है ये प्रसारण पर, मुझे आश्चर्य का धक्का लगा कि 38,11,000 लोगों ने उसको देख लिया है। तो मीडिया की ताकत क्या है, ये एक अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो 38 लाख लोगों तक तो हम टीवी के जरिए भी नहीं पहुंच सकते। और ये तो वीडियो है, अभी तो पहले वो ऑडियो करते थे, अभी तो वीडियो करना शुरू कर दिया उन्होंने, ये जो हुए ये वो वीडियो है अभी। लेकिन फिर भी अगर आपको कंसेप्ट भी समाज में स्प्रेड करनी है कि शुरू से ही आयुर्वेद में आओ, शुरू से ही आयुर्वेद में कम से कम कैंसर के बारे में परहेज को समझ लो, देसी गाय के दूध का महत्व समझ लो,
और साथ में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी करो, जिनको चाहिए वो तो कर सकते हैं कम से कम इस प्रकार से। तो ये कंसेप्ट स्प्रेड करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग की जरूरत है। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, आप लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक लोग नहीं फॉलो करेंगे इस प्रकार से। तो ये मार्केटिंग का फंडा एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। और इस प्रकार से अभी ये दंतमंजन वगैरह तो बेचे जाते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और प्रयोग करने वाले लोग भी है। उसी प्रकार अगर अभ्यंग और उद्वर्तन इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि इससे ऐसा फायदा होता है, ये होता है, वो होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसका प्रचलन बढ़ेगा और साबुन का प्रचलन कम होगा। लेकिन ये सब करवाने के लिए एक आइडियोलॉजी पीछे चाहिए कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, वगैरह इस प्रकार से। और शुरू में तो उसमें पैसा डालना ही पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट में काफी पैसा डालना पड़ता है, और फिर उसके आधार पर उसकी कीमत निश्चित होती है। लेकिन एक बात सही है कि एक बार आपका प्रोडक्ट हिट हो गया तो ज्यादा तकलीफ आगे नहीं होती है। फिर भी आपको आपका प्रेजेंस जरूरी है मीडिया में। अब सेट हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोच नहीं कर, ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि वो फिर से डूब जाता है। कोई दूसरी कंपनी दूसरी कुछ प्रोडक्ट को लेकर आ जाती है और फिर उसका प्रचलन शुरू हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि अगर हमें इस प्रकार से जो सभी लोग प्रयोग में ला सके, इस प्रकार के औषध या आहार औषध इस प्रकार से प्रचलन में लाएंगे, तो शायद ये बात बनेगी इस प्रकार से। और उसी प्रकार से अगर समाज में खेती में परिवर्तन ला सकेंगे, अभी उसमें एडवर्टाइजमेंट का फंडा नहीं है। सुभाष पालेकर या बाकी लोग इस प्रकार के कैंप्स भरवाते रहते हैं, 700-800 लोग किसान आते हैं सुभाष पालेकर के यहाँ, और बिल्कुल सस्ते दाम में वो बताते रहते हैं, 7 दिन के लिए 700 रुपए, इतने ही पैसे लेते हैं। फिर भी प्रचलन में लाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मानसिकता जो हुई है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना, ये संकरित धान का प्रयोग करना, उसको तोड़ना काफी मुश्किल होता है। लेकिन वही सच्चा रास्ता इस प्रकार का है। अगर इसमें एडवर्टाइजमेंट की जोड़ मिल जाती है तो शायद कुछ इस प्रकार का फायदा होगा। और एक बार करने लगेंगे और फिर उससे फायदा होता है ये पता चलेगा, तो ये अपने आप गियर अप हो जाएगा। लेकिन तब तक उसके लिए ये प्रयास करना जरूरी होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य शुंठी पाक स्त्रियों के लिए प्रचलन में लाना ये अच्छा इस प्रकार का होगा। और शायद अभी मेनोपॉज के उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है, विटामिन D3 डिफिशियंसी कॉमन है, और फिर वात की तकलीफें बढ़ती है, तो उसके लिए भी सौभाग्य शुंठी जैसा प्रोडक्ट शायद प्रचलन में ला सकते हैं, या उसी प्रकार का कुछ बनाया हुआ दूसरा इस प्रकार का प्रोडक्ट प्रचलन में ला सकते हैं। तो अभी तो ये एनाल्जेसिक का ही प्रयोग करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा विटामिन D3 सप्लीमेंट ऊपर से दे देते हैं और एनाल्जेसिक का प्रयोग करते रहते हैं, जो वास्तव में स्कैम फार्मेसी। ओके, तो वास्तव में ऐसा है कि हम अपने घर से ही शुरुआत करें पहले, कि घरेलू प्रोडक्ट्स में घर परिवारों वालों के लिए किस किस का प्रयोग कर सकते हैं। हमें खुद शतावरी कल्प या गुड़ुची सिद्ध क्षीर उसका कल्प वगैरह ऐसा कुछ लेना है, च्यवनप्राश लेना है, नियमित रूप से अभ्यंग करना है, उद्वर्तन करना है, वगैरह वगैरह, ये सभी हम खुद करेंगे तो हम लोगों को बता सकेंगे। त्रिलोक दोपेश्वरकर ने एक बात कही थी कि वो किसी एक वैद्य के घर पे रहने के लिए गया था, बुजुर्ग वैद्य थे,
और नया नया पास आउट हुआ था। तो उसको लगा कि वैद्यों के घर में तो कम से कम आयुर्वेद का प्रचलन होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोलगेट का पेस्ट है वहां पे, साबुन है, बाकी सभी चीजें वैसी ही है, तो उसको बड़ा धक्का लगा कि अरे वैद्यों के घर में तो ये नहीं होना चाहिए, घर में हमारे घर में जो टूथपेस्ट होनी है वो तो कम से कम आयुर्वेद की रखो। दंत धावन जो है वो शायद वो एलोपैथी में है ही नहीं, इसलिए वो तो हमारा रहता है दंत धावन चूर्ण इस प्रकार का जो है वो। लेकिन अभ्यंग का तेल तो हर वैद्य के घर में होना ही है, और हर वैद्य को कम से कम अभ्यंग करना ही है, या घर सबके घर वालों का अभ्यंग करना ही है इस प्रकार से। तो हम खुद ही स्वस्थ वृत्त का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या कहेंगे? हमें तो खुद ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है। तो हम अगर नहीं उठेंगे तो हम लोगों को कैसे कह सकेंगे कि ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है इस प्रकार से? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमसे शुरुआत अगर होगी तो धीरे धीरे ये परिवर्तन लाएगा। हमारे बच्चों के लिए हम शतावरी कल्प या इस प्रकार के बाकी औषधियों का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को बता सकेंगे कि वैसे अर्का फिट करके ये आयुर्वेदिक अर्कशाला का है, प्रोत्साहन करके आयुर्वेद सेवा संघ नासिक का है, रक्त जीवन आयुर्वेद सेवा संघ नासिक का है, लोहिन ये आयुर्वेद अर्कशाला का है। तो ये काफी प्रचलन में है, और शतावरी कल्प तो खुद भी बना सकते हैं या उस प्रकार के कल्प खुद भी बना सकते हैं। वैद्यनाथचं पण सौभाग्य शुंठी पाक उपलब्ध आहे, चांगला आहे। ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके प्रचलन के बारे में सोचना है, और खास करके प्रसूत स्त्रियों के लिए ही सही, लेकिन मेनोपॉज के उम्र में भी सौभाग्य शुंठी का अगर प्रचलन करते हैं तो एक अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। तो ये रुख बदल जाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए हम काम करेंगे, और रोगियों के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, वो अलग बात है, क्योंकि उसकी तो डिमांड काफी ज्यादा है। लेकिन ये संख्या में कम है और स्वस्थ वाले ज्यादा है, तो उनके ऊपर ज्यादा जिक्र करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, अभी मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना, स्वस्थ वृत्त के नियमों का खुद पालन करना, नियमित रूप से अभ्यंग वगैरह से बातें करना, हम नियमित रूप से नैसर्गिक खाना ही खाएंगे, ये भी सोच लेना, और हम करेंगे तो बाकी समाज करेगा, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। हमारे घर में तो कम से कम एलोपैथी की टूथपेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये सभी को ध्यान में रखना है। मंजारी मितवज्र हेमज रसैर व्योमार्ककान्तैर्मृतैर् भागैस्तुत्तरवर्तितैः समरसैर्गन्धैर्द्विकर्षोन्मितैः जातं पर्पटिका रसो गतकणा युक्तो हरेत् सर्वशः सूतीनां हि महागदान् गदत्रयं नानानुपानान्वितः। गदत्रयं नानानुपानान्वितः। अच्छा, यहीं पे खत्म हुआ। पर्पटी रस वज्रभस्म मंजारी मित्त। ये मंजारी मित्त क्या है मालूम नहीं। मंजारी मित्त वज्र। हम्म। स्वर्ण भस्म 20 ग्राम, ये 10 ग्राम। स्वर्ण भस्म 20 ग्राम, रजत भस्म 30 ग्राम, अभ्र भस्म 40 ग्राम, ताम्र भस्म 50 ग्राम, कांदलोह भस्म 60 ग्राम तथा सभी भस्मों के बराबर शुद्ध पारद 210 ग्राम और सभी के बराबर शुद्ध गंधक 420 ग्राम लेवे। सर्वप्रथम पारद गंधक की कंजली बना ले और लेप और शेष द्रव्यों को मिलाकर एक खरल में एक दिन रात अच्छी तरह घोटे। इसके बाद घृतलिप्त पात्र में रखकर आग पर चढ़ाए।
जब कज्जली द्रवित हो जाए तो गोबर के ऊपर रस के केले के पत्ते के ऊपर गिरा दे तथा केला का पत्ता रखकर गोबर की पोटली से दबा दे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर और पीसकर कांच की शीशी में रख ले। इस प्रकार परपटी का रस तैयार हो जाता है। यह रस घृत तथा पीपर के चूर्ण के साथ सेवन करने से हमेशा प्रसूत के महान रोगों को तथा विविधानुपान के साथ रोगों को दूर करता है। ये मंजारी मित क्या है ये पता नहीं चल रहा। मंजारी सार्धपादत्रय है। तच्च एकभागापेक्षया बोद्धव्यम तन्मिता वज्र ते परिमाण है 3.5 गुना। सार्धपाद द्वय है क्या? पाद द्वय है तो 2.5 भाग वज्र और उसके दुगुना। यहाँ तो इन्होंने 10 ग्राम कर दिया है, उसका 1 तोला किया है। उसको दुगुना सुवर्ण भस्म, उससे त्रिगुणा रजत, अभ्रक 4 गुना और ताम्र 5 गुना और कांतलोह 6 गुना। बाकी कुछ है नहीं। तो पहले कज्जली बनानी है और फिर उन्हें उनमें इन सभी भस्मों को डालना है। तो काफी वीर्यवान इस प्रकार का हो जाएगा। उसकी परपटी बनानी है तो हीरक, सुवर्ण, रजत, अभ्रक, ताम्र और कांतलोह सबसे ज्यादा इस प्रकार से। और फिर परपटी रस बनाना है। सूतिका रोग के लिए, बाकी लोगों के लिए भी बताया है। हाँ, तो ये शायद अच्छा कल्प बनेगा, महंगा होगा, लेकिन 6 करने पर कुछ भी महंगाई नहीं रही थी। अभी तो कोलगेट कंपनी भी आयुर्वेदिक पेस्ट बनाने लगी है, लेकिन पैसा तो उसके पास जाएगा ना। तो विकोजरंत से लेकर काफी आयुर्वेद पेस्ट अवेलेबल है। गायनोवेद कंपनी सध्या लाक्षाधिक गुगुल विटॅमिन डी म्हणून सेट करत आहे। हरिद्राखंड व्यंगासाठी गंधक रसायन प्लस निंब, मुखदूषिकासाठी असे अजून आयुर्वेदिक कल्प विकत आहेत। टॉपमोस्ट सेल इतर काही लक्षणा बघता असा कसा सेल करतात आणि लोक पण विकत घेतात। काही व्याधीसाठी डॉक्टर कंसल्टेशन पण आहेत। ओके, हमारा गंडूश भी उसने ऑयल पुलिंग नाम से तेल मार्केट में लाया है। ये ऑयल पुलिंग विदेशों में भी प्रचलन में है। गंडूश नहीं कहते, ऑयल पुलिंग कहते हैं। तो नाम बदल देने से लोग प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो फिर भी मैं मानता हूं कि अच्छी बात है। अगर उसकी जरिए विटामिन D3 की आपूर्ति होती है लक्षाधिक से ही तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें इस प्रकार से। पण एक ब्रूड आहे का? आता ते कंपनीने मार्केट केलंय तो प्रूव होगा, क्योंकि वैसे मार्केट नहीं करेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए।
बिल्कुल गायनोवेदा ओके तो देखते हैं। वैसे लाक्षादि गूगल हम ही प्रयोग में ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो प्रयोग में लाता हूँ, लाक्षा या लाक्षादि गूगल दोनों प्रयोग में लाता हूँ, लेकिन ये रोगियों के लिए इस प्रकार का है। अगर भली भांति हम सामान्य लोगों में इसका प्रचलन बढ़ाएंगे। अभी पतंजलि का D2 आता है और उसके बारे में भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैंने सुने हैं। अभी मैं लोगों को उसका सुझाव देता हूँ, या B12 का भी सुझाव इस प्रकार से देता हूँ पतंजलि का। ये न्यूट्रेला सीरीज उनकी है, उसके आधार पर। लेकिन मैं मानता हूं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट होनी जरूरी है। जब तक एडवर्टाइज नहीं होगी तब तक बिकेगा नहीं इस प्रकार से। लेकिन ये पर्पटी रस अच्छा है। और सुवर्ण, हीरक, सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, कांतलोह भस्म, आभ्रक, ये सभी है इसमें। और बाकी कुछ ज्यादा है ही नहीं। गज्जली बना के करने का है। और फिर ये कम मात्रा में अगर इसको निर्माण करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और फिर 6x या 6x करके प्रयोग में कर सकते हैं। मंगेश तमके तुम हो क्या? तो ठीक है, उससे एक बात करते हैं। ये काफी महंगा हो जाएगा, फिर भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। स्वर्णतार घन भानु तीक्ष्णकम तेषु चैकम अतिमात्रम आरितम सुतिका सकल रोग नाशनम रोगहारी विहितानुपानतः। ये दूसरा योग है। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, तीक्ष्ण लोह भस्म, इन भस्मों में किसी एक शास्त्र विधि के विधिवत निर्मित भस्म उचित अनुपान पूर्वक सेवन करने से सुतिका के संपूर्ण रोगों को नष्ट करता है यह, तथा रोग समूहों को दूर करता है। रोगहारी विहितानुपानतः। तो सुवर्ण तार घन, भानु का ताम्र है, और तीक्ष्ण का, घन का मतलब क्या है? अभ्रक। तो इसमें यह वज्र नहीं है और गंधक भी नहीं है, तो ये अलग रहेगा। विटामिन डी डिफिशियन्सी मध्ये होणारी लक्षणे बघून औषधे दिले व डिफिशियन्सी पण कमी होते। लाक्षादी गुळ पण याच आधारावर देतात, कारण डी डिफिशियन्सी मध्ये वातव्याधी, शूल व अस्थि संबंधित लक्षणे दिसल्याने। भानु ताम्र वो तो ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि अगर हमारे दृष्टि से कोई एक निदान इसमें हो जाता है तो उसके आधार पर हम चिकित्सा जरूर कर सकते हैं। और इसमें ये जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी सुधार जरूर आएगा इस प्रकार से। अतः योनिव्यापक चिकित्सा, ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां
श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।